हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि आपकी क्लैट, DULLB, एलेट, NLSAT, इसके अलावा जितने भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 में देने वाले हैं, 2023 में देने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सेशन डेली आपको इस चैनल पे बिफोर 11 AM मिलेगा, तो आप लोग डेली सेशन को देख सकते हैं, जिससे आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट मिले। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आज के जो एडिटोरियल्स आए हैं, इसमें से कौन कौन से एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एडिटोरियल यहाँ पे आया है, वाई आधार वोटर आईडी लिंक मस्ट बी स्टॉप्ड। तो ये वाला एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक नया एक्ट अमेंडमेंट आया है, उससे से रिलेटेड ये आया है, इसको देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया है आपका अ प्रोग्रेसिव स्टेप। तो ये देखिए जो आपका आफ्सपा एक्ट है ना, उसको हटाने के लिए एक पैनल बनाई गई है नागालैंड में, और उसी की वजह से ये न्यूज़ में है। तो इसको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस थोड़ा सा समझ लो। आफ्सपा एक्ट के बारे में एक स्पेशल पूरी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, तो आप उसको पूरा देख के इस पूरे आफ्सपा एक्ट है क्या और किस तरीके से ये वर्क करता है, क्यों ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है, अभी मून डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, तो सारी चीज़ें उस आपको आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी। तो वो वीडियो जो है चैनल पे पड़ी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा द कोल्ड ट्रूथ अबाउट इंडियाज इनकम इनइक्वलिटी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे टाइटनिंग ग्रिप वाला एडिटोरियल है, ये भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें हांगकांग क्राइसिस को अलग निकाल के हम डिस्कस करेंगे, तो ये वाला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉलिटिकल एडिटोरियल आया हुआ इधर, इफ नॉट हिंदुत्व देन व्हाट। तो दिस इज इट। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए एक आर्टिकल है, वाई द आधार वोटर ID लिंक मस्ट बी स्टॉप्ड। क्या है ये मामला, क्यों है ये न्यूज में। देखो हुआ क्या है, कुछ समय पहले इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 जो है वो लोकसभा में दिसंबर 10 2021 को पास कर दिया गया। उसके बाद आपका राज्यसभा में दिसंबर 21 2021 को पास कर दिया गया। बहुत ही जल्दी इस बिल को जो है वो पास किया गया है, और ये बिल जो है क्या करने की कोशिश करता है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 जो है ना गाइज, ये कुछ प्रोविजंस जो हैं आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसकी कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने की कोशिश करता है। देखो एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही थी कि जैसे एक इंसान है, वो बिहार का रहने वाला है, बट वो यूपी में भी रहता है, वो काम दिल्ली में करता है। तो देखने में मिल रहा था कुछ कुछ लोगों के जो वोटिंग लिस्ट के अंदर जो नाम होते थे ना, इलेक्टोरल रोल्स के अंदर जो नाम होते थे ना, वो हर जगह पाए जाते थे, और वो अलग अलग इलेक्शंस में अलग अलग जगह वोट भी दे रहा था। तो इस चीज को रोकने के लिए जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 है ना, इसके अंदर एक प्रोविजन लाया गया कि अपने इलेक्टोरल रोल को जो है ना वो कनेक्ट कर दीजिए आधार से। कहने का मतलब है कि आधार से इलेक्टोरल रोल को लिंक कर दीजिए, जिससे कि आप जो है पता पड़ जाए कि भैया एक ही जगह वोट दें, अलग अलग जगहों पे आपको वोट ना देना पड़े। बट क्या ये कंपलसरी है आधार को इलेक्टोरल रोल से लिंक करना। देखिए आपको पता है पुट्टा स्वामी जजमेंट भी आया हुआ है, राइट टू प्रिवेसी बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चीज़ों को आधार से लिंक करें। तो यहाँ पे भी ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल सरकार ने रख रखा है। तो जो पहला अमेंडमेंट यहाँ पे सरकार लाई है, जो 1950 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, वो चीज ये लेके आई है कि भैया आप अपने इलेक्टोरल रोल को आधार से लिंक करो, जिससे आपकी जगह पता पड़े कि आप इस जगह पे हो और वहीं पे वोट दे पाओ। बट दिस इज नॉट कंपलसरी। तो अब कंपलसरी नहीं है तो क्या कंपलसरी नहीं रहेगा? तो ऐसा नहीं है। देखो सरकार जो है ना पहले चीजों को ऐसे ही लेके आती है कि कंपलसरी नहीं है, बाद में वो कंपलसरी कर देती है। हमने ये मामला आधार कार्ड को पैन कार्ड के लिंक से भी देखा। पहले ये चीज बोली गई थी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अब जो है वो कंपलसरी ही हो चुका है। हर किसी का आधार कार्ड को पैन से लिंक करना पड़ गया, बैंक के थ्रू या कहीं कहीं से कॉल आते थे कि भैया आपका ये काम नहीं होगा अगर आप नहीं करोगे। तो इस तरीके से ही प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। इसके बाद देखो दूसरा जो रिफॉर्म यहाँ पे लाया गया है, वो ये लाया गया है कि पहले जैसे मान लो कोई बंदा जो है वो दिसंबर की लास्ट डे को जो है ना वो 18 साल का हुआ है, तो वो तो 1 जनवरी को अपना इलेक्टोरल रोल में नाम लिखवा लेगा, क्योंकि हर साल 1 जनवरी को ही होता था कि नए इलेक्टोरल रोल्स में नाम लिखाए जा सकते थे। बट भाई जो 2 जनवरी में जिसका जन्मदिन है उसका क्या, फिर उसको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए अब जो है ना साल में 4 बार कर दिया गया है इलेक्टोरल रोल्स में आप नाम लिखवा सकते हो। कब? पहला जनवरी 1 था, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1। तो अब जो पहले लोगों को 1 साल वेट करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। अब साल में 4 बार जो है आप इलेक्टोरल रोल्स में अपना नाम एंट्री करवा सकते हो।
इसके बाद देखो तीसरा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है ना वो इस बिल के थ्रू लाया गया है, जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन। ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन क्या है? देखो पहले क्या होता था कि जो आर्मी के ऑफिसर्स होते थे वो बाहर पोस्ट होते थे और उनकी वाइफ जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती थी, तो उनको अलाउ कर दिया जाता था कि अपने पति के बिहाफ पे वो वोट दे सकें। सेम गोज विद कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो फॉरेन में जॉब कर रहा है, तो उसकी वाइफ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके बिहाफ पे वोट दे सकती है। लेकिन ये ना जेंडर न्यूट्रल अब किया गया है। पहले देखो सिर्फ वाइफ के लिए ये था कि हस्बैंड जब बाहर काम करे या हस्बैंड आर्मी में काम करे तो वाइफ जो है इस तरीके की वोट कर सकती है, बट अब ये वाइस वर्सा भी है। अगर वाइफ जो है वो कहीं बाहर जॉब कर रही है आर्मी में या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है फॉरेन में काम कर रही है, तो उसका हस्बैंड जो है ना वो उसके बिहाफ पे वोट दे सकता है। तो ये जेंडर न्यूट्रल इसको यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा और भी इसमें कुछ कुछ हैं पर वो इतने खास नहीं है। तो ये जो कुछ मेन आपके कह सकते हो आपकी इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर जो चेंजेस लाए गए थ्रू जो चेंजेस लाए गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51 के अंदर, तो ये सारी चीजें हैं। पर इसका काफी सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और यही यहाँ पर एडिटोरियल भी कह रहा है कि क्यों आधार को वोटर आईडी से लिंक करना स्टॉप कर देना चाहिए। तो कुछ कंसर्न्स जो हैं, जो क्रिटिसिज्म जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो प्रीवीसी। अब आप कहोगे कि सर भैया जब उन्होंने कंपलसरी किया ही नहीं है तो आप क्यों पीछे पड़े हो, क्यों आप कह रहे हो कि प्रीवीसी है? जब उन्होंने कहा है कि आपकी इच्छा हो तो आप कर लो, जब नहीं है तो मत करो आधार से आपके इलेक्टोरल रोल को। लेकिन मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया कि पैन कार्ड के लिए भी यही चीज बताई गई थी, लेकिन बाद में वो कंपलसरी कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट जो है चीजों को कंपलसरी कर देती है, तो यहाँ पे प्रीवीसी का वायलेशन हो सकता है। दूसरा, इतनी जल्दी क्या थी, लोकसभा में पास किया, अगले दिन आपने राज्यसभा में पास कर दिया, ना डिस्कशन हुआ ना बातचीत हुई प्रॉपरली, जनता तक आपने पूरी, जैसे फार्म लॉ में हुआ था वैसे ही चीज देखने को मिल रही है। जनता तक आपने सजेशन नहीं मांगे, जनता से आपने इसको समय नहीं दिया समझने का, सिर्फ इसको पास कर दिया। नाउ ऑप्शनल बट लेटर कंपलसरी, ये मैंने आपको बताया। अब ये जो एडिटोरियल आया है वो सिर्फ इस पॉइंट से आया है। और ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आधार को इलेक्टोरल रोल से कनेक्ट करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? जो जानकार है वो कह रहे हैं, इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका क्रिटिसिज्म निकल के आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि देखिए आधार जब आपका इलेक्टोरल रोल से कनेक्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, तो आधार के थ्रू हर इलेक्टोरल रोल में जिस बंदे का नाम है उसकी पूरी एज आ जाएगी। वो एज के थ्रू जो वो डेटा है ना उसको काफी सारी कंपनीज खरीद के उसका मिसयूज कर सकती हैं, जैसे कि हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका केस में देखा था। जैसे क्या, मान लो कोई एक्स नाम का बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो ये एक्स नाम के बंदा है जो इलेक्शन लड़ रहा है, इसको पता है कि 20 से 25 साल के बच्चों को ये चीज दिखानी चाहिए, लोगों को ये दिखाना चाहिए। 25 से 30 लोग के लोगों को ये वादा करूंगा तो ये फायदा करेगा, 30 से 40 वाले इस वादे में खुश रहेंगे, 40 प्लस वाले इस वादे में खुश रहेंगे। उसने किसी कंपनी को पैसा दे के ये डेटा जो है वो खरीद लिए इस एज ग्रुप के, और फिर अपने जो प्रचार प्रसार है वो इस तरीके से इनको फोन करके मैसेज के थ्रू कराए जाने लगे। और ऐसा वैसे डायरेक्टली नहीं करते, किसी कंपनीज के थ्रू होता है, जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का हमने मामला देखा था। तो इस तरीके की चीजें जो है वो फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं कि डेमोग्राफिक एनालिटिकल पूरा बना के उसका मिसयूज कर दिया जाए। तो दीज आर द कंसर्न्स जो मेन बताए जा रहे हैं, और इस आर्टिकल में भी यहाँ पे यही चीज देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो 3 प्रोविजन जो है इंपॉर्टेंट देखे हैं। पहला, आधार को इलेक्टोरल रोल से लिंक करना, साल में 4 बार आपकी इलेक्टोरल रोल में एंट्री कर सकते हैं जो कि पहले 1 बार होता था, एंड जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन कर दिया गया है इस बिल के थ्रू। आगे बढ़े उससे पहले गाइस, अगर आप लोग NLSAT, क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे जो वेरियस कोर्सेज हैं इस चैनल पे आप परचेस कर सकते हैं। इस जो क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 कोर्सेज हमारे पास चल रहे हैं। एक तो हमारा जीके बूस्टर है जो क्लैट 2022 के लिए है, जीके करंट अफेयर्स का 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, आप इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। क्लैट 23 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विजेता बैच है, पूरा कोर्स आपका कवर होगा, जो भी क्लैट में कोर्स सिलेबस आता है आप इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पीजी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्लैट पीजी का 2022 का बैच चल रहा है 4999 का। क्लैट पीजी का 2023 का बैच भी हमने लॉन्च कर रखा है, अचीवर्स बैच, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, ये 9999 का है। DULLB के लिए 7999 का कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है, सक्सेसफुल बैच है, 80-90 बच्चे हमारे ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं। इसके अलावा NLSIU का 3 साल का लॉ प्लस DULLB का कंबाइंड कोर्स, मतलब ये कोर्स तो आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा एक्सेसिबल, प्लस NLSAT का जो अलग से कोर्स है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये दोनों मिला के आपको 14,999 का पड़ेगा। इसके अलावा आप काफी सारे हमारे मॉक टेस्ट जो है वो परचेस कर सकते हैं, जैसे कि क्लैट यूजी का मॉक टेस्ट, क्लैट पीजी का मॉक टेस्ट और DULLB के मॉक टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
आगे बढ़ते हैं गाइस अगले एडिटोरियल के ऊपर, टाइटनिंग ग्रिप। ये देखिए हांगकांग और चाइना के बीच में जो टसल है उसी से रिलेटेड आर्टिकल आया है। थोड़ा सा मैं पहले आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगा। देखिए ये है आपका हांगकांग और ये है आपका चाइना। जैसे कि इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी ना, वैसे ही हांगकांग भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। 1997 में हांगकांग को जो है काइंड ऑफ आज़ाद किया गया, लेकिन आज़ाद इस तरीके से किया गया कि ये चाइना के कंट्रोल में चला गया। हांगकांग जो है ना, इनका अपना अलग फ्लैग है, अपना अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाइना के ही पार्ट हैं। और हांगकांग को एक ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया गया था 1997 में कि भैया तुम अपनी सरकार वरकार खुद चलाओ, लेकिन तुम ऑफिशियली पार्ट रहोगे चाइना का। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है देखो, और ये एग्रीमेंट जो है ना 50 ईयर्स के लिए हुआ है, ठीक है। 50 ईयर्स के लिए हुआ था कि 50 साल तक आप अपनी तरीके से चीजें चला सकते हो, फिर आपको चाइना के पार्ट में आना, चाइना के अंदर आना पड़ सकता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, देखो चाइना में तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट टू स्पीच कहने की बात है, वहां की जो मीडिया है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, जनता क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है। बट हांगकांग में ऐसा नहीं है। हांगकांग में लोग जो है प्रॉपरली लोगों मतलब सब कुछ जैसे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है उस तरीके से चीजें चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आने लगी, देखो चाइना के लोग तो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, बट हांगकांग के जो लोग हैं वो चाइना को क्रिटिसाइज करने लगे। इवन जो ये 50 ईयर्स का एग्रीमेंट है इसके अगेंस्ट में ये 2047 में आई थिंक एक्सपायर होगा, तो इसके अगेंस्ट में भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, प्रोटेस्ट होती रहती थी कि हमें 50 ईयर्स क्यों, हमें तो जिंदगी भर ऑटोनॉमस रहना है, हमें चाइना के तरीके से अपनी शासन, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलानी है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट होते थे। तो चाइना को ये सब चीजें जो है ना सही नहीं लग रही थी। चाइना जो कि कुछ कर नहीं सकता था, जो कि हांगकांग तो अपने तरीके से अपने लॉ करता है, तो वहां के लोग कुछ कह भी रहे थे तो चाइना उसमें अपना इंटरफेरेंस नहीं कर पा रहा था। बट इन दी एंड हांगकांग पार्ट तो चाइना का ही था। तो चाइना जो है ना इसको करने के लिए एक बिल लेके आया। इस बिल का नाम था एक्स्ट्राडिशन बिल, ठीक है। इस बिल का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि चाइना जो है हांगकांग के क्रिमिनल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है चाइना में और यहां सजा दे सकता है। अब इसका फायदा चाइना कैसे उठाता है कि कोई बंदा जो है चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको एक्स्ट्राडिशन बिल के थ्रू उठा के चाइना में ले आया जाए और फिर उसको सजा दी जाए, उसको पनिशमेंट दी जाए। तो ये एक प्रॉब्लम होती, इसके चलते खूब लेवल पे, मासिव लेवल पे प्रोटेस्ट हुई और एक्स्ट्राडिशन बिल को चाइना को वापस लेना पड़ा। लेकिन ये सब दिखाने की बात है, इन दी एंड चाइना कर यही रहा है, वहां के सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या है 2022 जुलाई 1 में ना ये 25 साल इनके हो जाएंगे हांगकांग के चाइना के कंट्रोल में, ठीक है। और ये 50 साल का एग्रीमेंट कुछ साल में खत्म हो जाएगा। तो यही सब चीज को लेके यहाँ पे आर्टिकल आया है, जो थोड़ा सा इनका इंटरनल अफेयर किस तरीके से चल रहे हैं, जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये चीज जो इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पे पूरी डिस्कशन में कर ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज इन शॉर्ट्स देखते हैं। सबसे पहला 15 to 17 एज ग्रुप के अंदर जो है कोवैक्सीन जो है जनवरी 3 से मिल जाएगी। तो आपके भी भाई बहन हो, रिलेटिव्स हो, उनको बता दो, बुकिंग कराना शुरू कर दो। इसके अलावा केरला टॉप्स नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। तो नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स निकाला है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे आया है केरला, सेकंड पे आया है तमिलनाडु, थर्ड पे आया है तेलंगाना, नीचे से फर्स्ट पे आया है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे नीचे से आया है बिहार और थर्ड नंबर पे आया है एमपी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये कौन मिलके करता है, तो नीति आयोग करता है, साथ ही साथ इसमें वर्ल्ड बैंक का भी योगदान रहता है एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का भी इसमें योगदान रहता है। ये सब मिलके ये हेल्थ इंडेक्स निकालते हैं और जिसके थ्रू अलग अलग स्टेट्स की रैंकिंग होती है। अब ये जो हेल्थ इंडेक्स स्कोर है, इट्स प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्टेट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस अ लार्ज सेट ऑफ इंडिकेटर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड डोमेन्स। पहला हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट्स प्रोसेस। हेल्थ आउटकम्स फॉर इंस्टेंस इंक्लूड पैरामीटर्स सच एज neonatal mortality rate, अंडर 5 mortality rate एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है ये किस बेसिस पे ये लोग इस चीज को करते हैं। हमने रैंकिंग देख ली, कौन इस रैंकिंग को निकालता है, तो दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू डिस्कस, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद क्या है, दिल्ली कोर्ट ग्रांट्स एंटिसिपेटरी बेल टू मैन अक्यूज्ड ऑफ रेप। तो ये न्यूज आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज एंटिसिपेटरी बेल। तो एंटिसिपेटरी बेल जो है सेक्शन 438 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बात करता है। इसको मैं पढ़ूं उससे पहले एक बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए एंटिसिपेटरी बेल से आप क्या समझते हैं। जैसा कि इसका नाम है एंटिसिपेट करना, मतलब कोई बंदा है राम, उसको पता है कि कल ना श्याम करके जो उसका एक दोस्त था, अब जो उसका दुश्मन हो गया है, वो इसके अगेंस्ट में एफआईआर कर सकता है और इसको जेल जाना पड़ सकता है। राम क्या करेगा, राम आप जेल जाने का वेट करेगा? नहीं, राम जो है वो एंटिसिपेटरी बेल जाके ले लेगा। एंटिसिपेटरी बेल मतलब उसने एंटिसिपेट कर लिया कि कल मेरे अगेंस्ट में एफआईआर हो सकती है, कल मेरा अरेस्ट हो सकता है, तो मेरे पास पहले से ही बेल है,
और अगर अब मुझे कोई अरेस्ट करने आएगा मैं ये बेल दिखा दूंगा, तो मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा। तो दिस इज व्हाट एंटिसिपेटरी बेल इज ऑल अबाउट। ये एंटिसिपेटरी बेल जो है ना ओनली एंड ओनली सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, द प्रोविजन एम्पावर्स ओनली द सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल। और यही एक इसकी प्रॉब्लम भी है, सेशन कोर्ट देखिए ना बहुत स्लो है कहीं कहीं पे, और वहां पे एंटिसिपेटरी बेल जब तक आदमी देने जाता है तो पावरफुल लोग का तो सुन लिया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती। एंटिसिपेटरी बेल का एक थोड़ा सा प्रोविजन भी पढ़ लेते हैं। इफ एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर अ डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो ये एंटिसिपेटरी बेल का मामला था, हमने देखा। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट ओपन टू ऑल, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मंडे को सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने मिलकर ये घोषणा करी है कि नाउ रियल एस्टेट इज ओपन टू एवरीवन। देखो एक इनका वो आया था जम्मू एंड कश्मीर, उसका नाम मुझे भी ध्यान से आ नहीं रहा है, हाँ, अंडर द न्यूली इंट्रोड्यूस जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, ये बात लिखी हुई थी कि बीइंग परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट होना चाहिए वहां की प्रॉपर्टी ओन करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, बट अभी इसको ओमिट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है लोगों को वेलकम किया है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करिए, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात करी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज व्हेन डाउरी दैट मे बी प्रिज्यूम्ड। तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था और आप लोगों का आज का ये होमवर्क है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे इस केस का नाम। मामला क्या था? इस मामले के अंदर 1997 का ये केस है। एक महिला को उसके पति ने पानी में डाल दिया था, रिवर में डाल दिया था, और क्वेश्चन ये था कि ये डाउरी डेथ है कि नहीं है, जो कि आपका 304B जो है हमारा बात करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि ये डाउरी डेथ है कि नहीं है। तो इसका फाइनली जो फैसला आया कि हाँ भैया डाउरी डेथ है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि डेथ के आसपास अगर कुछ दिन पहले फीमेल के ऊपर, जो महिला है उनके ऊपर प्रताड़ना करी जा रही हो, उनको तंग किया जा रहा हो, तो ऑफकोर्स वो चीज जो है वो प्रिज्यूम करी जाएगी कि वो 304B में ही आएगी, इंडियन पीनल कोड के डाउरी डेथ वाले प्रोविजन में। तो यही चीज यहाँ पे कही गई है। इसके बाद टर्की अर्जेस रशिया टू ड्रॉप वन साइडेड नेटो डिमांड्स। पहले तो थोड़ा सा जान लो यार, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में फॉर्म हुई थी। बेसिकली इसको बनाने का कारण क्या था, जो यूएसएसआर जो है, जो सोवियत यूनियन उस समय था, उसकी जो पावर को टैकल करने के लिए कि कल को यूएसएसआर जो है किसी कंट्री पर अटैक करे तो वो अकेला ना पड़ जाए। तो नेटो में काफ़ी सारे कंट्रीज इकट्ठा हुए और ये हुआ कि कल को अगर कोई भी कंट्री हमसे पंगा लेगा तो नेटो जो है एक साथ उसमें सामने खड़ा रहेगा। अभी एक समस्या नेटो के दो कंट्रीज के बीच में चल रही है, वो है टर्की एंड यूएस। क्या मामला है, जब नेटो का प्रिंसिपल ही है कि तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, उसके बावजूद भी टर्की ने यूएस से 400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा। टर्की ने रशिया से खरीदा, सॉरी, जो कि पहले यूएसएसआर होता था, उसी के अगेंस्ट में बनाया गया था। तो यूएस को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हमने देखी। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। और ये तो इसमें कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं जो हमारे लिए इतनी खास नहीं है। अब रशिया भी थोड़ा सा नाराज है टर्की से, इसलिए नाराज है कि यूक्रेन क्राइसिस जो है इसको हड़पने के चक्कर में रहता है रशिया, और यूक्रेन को कुछ ड्रोन सप्लाई कर दिए हैं टर्की ने। तो जो ये चीज़ रशिया को पसंद नहीं आई है, तो यही यहाँ पे न्यूज़ थी। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, और अगर आपको इनमें से कोई से भी कोर्सेज परचेस करने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ परचेस करिएगा। करना कैसे है, नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके ऐप डाउनलोड करनी है या फिर डेस्कटॉप से हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।